3.0 में रविवार को मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ के 1 सांसद ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इन सांसदों के विभागों का ऐलान अब कर दिया गया है। देखिए। केंद्र में मोदी सरकार 3.0 का गठन हो गया है। शपथ लेने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हो रही थी। दरअसल इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के 29 में से 29 सीटें हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। विदिशा से 6वीं बार सांसद बने हैं। पहली बार 1991 में सांसद बने। 2005 से 2023 तक 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लंबा प्रशासनिक अनुभव, संघ के करीबी माने जाते हैं। दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई है। 5वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2019 का चुनाव हार चुके हैं। 2020 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। धार लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुई हैं। 2004 से 2009 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अपने दम पर सियासी पहचान बना चुकी हैं। दुर्गादास उइके जनजातीय मामलों के मंत्रालय में इन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के रामू टेकाम को करीब 3,79,000 मतों से हराया। लगातार दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा। 8वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। पहली बार 1996 में सांसद बने। मोदी 1.0 में भी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री रहे। लोकसभा में डिप्टी व्हिप की भूमिका भी निभा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से एक मंत्री बने हैं। तोखन साहू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर से सांसद हैं तोखन साहू। कैबिनेट मंत्री में मनोहर लाल खट्टर के पास मंत्रालय। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के 7वें सांसद हैं। पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और मोदी सरकार में अहम मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इधर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख तय कर दी है। यहां 10 जुलाई को वोटिंग कराई जाएगी और 13 जुलाई को मतगणना होगी। बता दें कि कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की घोषणा के साथ 10 जून 2024 से अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राजन ने बताया कि उपचुनाव के लिए 14 जून से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। 26 जून को नाम वापसी की अंतिम तारीख रहेगी। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को भोपाल में यूथ कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में हार को लेकर मंथन किया गया। बैठक में जीतू पटवारी बोले, हार पर मंथन करना ही चाहिए। पूरी संगठन की बैठक लेकर आगे भी मंथन करेंगे, साथ ही नई टीम भी बनाएंगे। वहीं लक्ष्मण सिंह और अजय सिंह के हार पर सवाल उठाने पर वो बोले कि
वो हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई का काम होता है छोटे भाई को रास्ता दिखाना। मोदी कैबिनेट में एमपी के 5 सांसद बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि 10 साल में अर्थव्यवस्था चरमरा दी। मध्य प्रदेश का चेहरा अभी काला है। जो नए मंत्री बने हैं उनको जनता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही बढ़ते क्राइम को लेकर कांग्रेस ने एक समिति बनाई है। वहीं उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। सबकी भावना एक है, हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना, और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। और मैं मानता हूं कि 29 सीटें हारने के बाद सवाल नहीं होते हैं, सीधे सीधे काम होता है, जवाब नहीं होते, सीधे सीधे काम। आपकी नई टीम कब तक देखेंगे? मुस्कुरा के बस इस महीने के अंत से पहले देखें। लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि पैरों पे खड़े हो जा, तो उनकी बात सही है, पैरों पे खड़े होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की, जिनको लेकर कयासों का दौर अब जारी है। चूंकि मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है और वो मोदी सरकार का हिस्सा भी नहीं है, लिहाजा प्रदेश में भाजपा की कमान संभालने वाले नेताओं को लेकर अटकलें लग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा ने फरवरी 2024 में ही अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। चूंकि केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश के संगठन में बदलाव के पक्ष में नहीं था, इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। फिलहाल वे अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के सियासी सफर को लेकर अटकलों की बाजार गर्म है। हालांकि पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की चिंता पार्टी करती है। प्रदेशाध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा के खाते में कई उपलब्धियां हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने जिस दिन से पार्टी के ये दायित्व संभाले हैं, उस दिन से वे शुभांकर साबित हुए हैं। निश्चित तौर पर एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो, और पार्टी संगठन ने जब जब उन्हें जो दायित्व दिया है उन्होंने पूर्ण निष्ठा से निभाया। आगे भी जो पार्टी तय करेगी वे उस पथ पर चलेंगे। वही कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी में चुनाव के बाद कोई किसी की चिंता नहीं करता है। वीडी शर्मा जी दोबारा सांसद बने हैं तो इन्हें भी मंत्री पद नहीं मिल पाया। मैं समझता हूँ उनके अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ये भी नहीं लगता कि इनको कंटिन्यू करेंगे वीडी शर्मा जी को। एक वर्ग विशेष की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी अब करने लगी है, और ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण जो दूसरों के लिए बोलती है, अपनी खुद की पार्टी में ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी की रिकॉर्ड जीत का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं। 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इसके अलावा 2023 में प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में उनकी संभावित जिम्मेदारी को लेकर गुणा भाग का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में भाजपा के जीते सभी 29 सांसदों में 6 महिला सांसद भी हैं। ये पहली बार है जब एक ही पार्टी से इतनी महिलाएं संसद में पहुंची हैं। राजनीति में संघर्ष के बाद ये महिलाएं संसद की दहलीज पर पहुंची। महिला सांसदों के संघर्ष पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहला मौका है जब एक साथ 6 महिला सांसद एक ही राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली तक के सियासी सफर में इन महिला सांसदों ने खासा संघर्ष किया है। इनमें भिंड से सांसद चुनी गई सांसद संध्या राय के बारे में हम आपको बताते हैं। संध्या राय का बाल विवाह हुआ, शादी के बाद पढ़ाई जारी रखी, 25 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश का चुनाव जीता। 2003 में दिमनी से विधायक चुनी गई। इसके बाद टिकट नहीं मिला तो संगठन में सक्रिय रहीं।
संगठन में सक्रिय रहने के कारण महिला आयोग का सदस्य बनाया गया। 2019 में भिंड लोकसभा से टिकट मिली और चुनाव जीती। अब दूसरी बार 2024 में फिर से लोकसभा पहुंची। राजनीति में पति का साथ मिला। पति राजनीति में थे सक्रिय, लेकिन संध्या राय पहुंची लोकसभा। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने ग्रेजुएशन, LLB और LLM पूरा किया। सागर लोकसभा से निर्वाचित हुई लता वानखेड़े का भी संघर्ष कम नहीं है। उन्होंने सरपंच से लेकर सांसद तक का सफर पूरा किया। सागर लोकसभा से जीत दर्ज करने वाली दूसरी महिला। 4,71,000 वोटों के अंतर से मिली जीत। लता वानखेड़े ने MA अर्थशास्त्र और पत्रकारिता से मास्टर डिग्री की है। पत्रकारिता में ही उन्होंने PhD भी की है। 1991 में कॉन्ट्रैक्टर व भाजपा नेता नंद किशोर उर्फ गुड्डू वानखेड़े से शादी हुई थी। 1995 में ससुराल के गांव से पंच का चुनाव लड़ा। 2000 में सरपंच का चुनाव जीता। 2015 तक लगातार 3 बार सरपंच पद पर रही। 2003 में भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री बनी। 2004 से 2010 तक 2 बार भाजपा महिला मोर्चा सागर के जिलाध्यक्ष रहीं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। 2013 में देवरी विधानसभा से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2014 और 2019 में लोकसभा के लिए दावेदारी की, लेकिन अवसर नहीं मिला। 2024 में पहली बार टिकट मिला और सांसद बन गई। रतलाम झाबुआ लोकसभा से चुनाव जीतने वाली अनीता नायर 1962 के बाद चुनाव जीतने वाली पहली महिला हैं। उनके पति 4 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। 1962 के बाद इस लोकसभा से चुनाव जीतने वाली पहली महिला। पति नागर सिंह चौहान 4थी बार के विधायक और प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। 2003 में उनकी नागर सिंह चौहान से शादी हुई। 2007 में अनीता ने अलीराजपुर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। 2007 में ही मंडी सदस्य के लिए निर्वाचित हुई। 2015 में वो जिला पंचायत सदस्य और फिर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। 2022 में दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। तब 13 सदस्यों में उन्हें 12 वोट मिले। शादी के बाद किया ग्रेजुएशन, अब कर रही PhD। बालाघाट सीट से चुनाव जीती भाजपा की भारती पारधी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वे बालाघाट सीट पर जीतने वाली पहली महिला सांसद हैं। उन्होंने पार्षद से सांसद का सफर तय किया है। पार्षद से संसद में पहुंचने वाली बालाघाट की पहली महिला बनी भारती पारधी। दादा ससुर भोलाराम राम जी 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सांसद चुने गए थे। 62 साल बाद परिवार की तीसरी पीढ़ी की बहू भारती को सांसद बनने का मौका मिला। 1984 में भारती पारधी की शादी हुई। शादी के बाद से ही पति के चुनाव का प्रचार करती रहीं। 1999 में लाल बर्रा क्षेत्र क्रमांक 19 से जिला पंचायत सदस्य चुनी गईं। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 1 वोट से हार गईं। इसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा में सक्रिय रहीं। 2009 में पार्षद का चुनाव लड़ा, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाई। 2019 में लोकसभा के लिए दावेदारी की, टिकट नहीं मिला। 2019 में विधानसभा चुनाव में दावेदारी की, लेकिन टिकट नहीं मिला। 2024 में मौका मिला और वे संसद पहुंच गईं। धार लोकसभा से सांसद चुने गईं सावित्री ठाकुर के परिवार में कोई राजनीति में सक्रिय नहीं है। उन्होंने राजनीति में अपने दम पर मुकाम बनाया और अब मोदी कैबिनेट में हिस्सा बनने जा रही हैं। बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर 10वीं पास हैं। पति तुकाराम ठाकुर किसान हैं। राजनीति में आने से पहले NGO में कोऑर्डिनेटर थी। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आईं। 2004 में सावित्री जिला पंचायत सदस्य चुनी गईं। उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 2014 में भाजपा ने धार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और वे चुनाव जीत गईं। सावित्री ठाकुर को उद्योग पर बनी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अवसर मिला। 2019 में उनका टिकट काटकर भाजपा ने छतर सिंह दरबार को प्रत्याशी बनाया था। 2024 में फिर टिकट मिला और दूसरी बार सांसद चुनी गई।
2024 में ही मोदी कैबिनेट में मौका मिल गया। शहडोल लोकसभा से चुनाव जीती हिमाद्री सिंह के माता और पिता दोनों सांसद रहे हैं और परिवार की राजनीतिक विरासत को वे बखूबी संभाल रही हैं। हिमाद्री का परिवार कांग्रेसी था। पिता दलवीर सिंह कांग्रेस सांसद रहते हुए केंद्र में 2 बार मंत्री रहे। उनकी मां राजेश नंदिनी भी कांग्रेस से सांसद रही। खुद हिमाद्री 2016 में शहडोल लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुकी हैं। 2017 में हिमाद्री ने परिवार के राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मरावी से शादी की। इस शादी के बाद हिमाद्री ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई। 2019 में भाजपा ने हिमाद्री को शहडोल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और वो जीत गईं। चुनाव जीतने के 28वें दिन में मां बन गईं। मध्य प्रदेश से चुनाव जीतने वाली महिला सांसदों का अपना संघर्ष है, लेकिन इन संघर्ष में उनके परिजनों का पूरा साथ मिला। यही वजह है कि ये महिलाएं संसद तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार की ताजपोशी के बाद छतरपुर के छत्रसाल चौक पर भाजपा समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। तो वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल के संयोजक दिनेश मिश्रा ने मोटे के महावीर मंदिर में समर्थकों के साथ प्रसाद में मिठाई भी बांटी। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए चलिए बात करेंगे पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की, जिसको मध्य प्रदेश में फायदा आम लोगों को आसानी से मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए बेंगलुरु की निजी एयर एम्बुलेंस कंपनी इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम के साथ 2 एयर एम्बुलेंस के लिए करार किया है। उनमें एक किंग एयर C-90 विमान और एक बेल 407 हेलीकॉप्टर है। सड़क या औद्योगिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा में घायल सामान्य जनों और आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से भी राज्य के बाहर इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर ले जाने के लिए करीब 2 लाख रुपए प्रति घंटे की दर से चार्ज देना पड़ेगा। इधर नदी, तालाब और बावड़ी के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत महापौर मालती राय ने विभिन्न तालाब और बावड़ियों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। महापौर का कहना है कि जलाशय के आसपास जो भी अतिक्रमण है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जलाशयों के संरक्षण को गंभीरता से लें, ताकि आने वाले समय में जल संकट की स्थिति निर्मित ना हो। जर्जर मकानों को लेकर भी महापौर ने कहा कि जिनके मकान जर्जर हो गए हैं वो खुद ही खाली कर दें, अन्यथा नगर निगम इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का विरोध होने लगा है। दरअसल एनटीए ही नीट की परीक्षा आयोजित करता है, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोमवार को रायपुर और इंदौर में छात्रों के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही एनटीए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को देने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा में गड़बड़ी होने से छात्रों के भविष्य और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। इससे छात्रों में निराशा की भावना पैदा हो जाती है। ऐसे मामलों में सरकार का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सिस्टम पर छात्रों का भरोसा बना रहे। इधर राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी से की गई है। शिकायत के बाद से जेपी अस्पताल अलर्ट मोड पर है। अस्पताल के अधीक्षक सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं। INS 24 न्यूज की टीम अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए दिखाई दी।
के कई अस्पतालों में मरीजों को जो है इलाज कराने में असुविधा जारी है, लेकिन जेपी अस्पताल की बात किया है तो जेपी अस्पताल में डॉक्टर जो हैं ठीक समय पर आ जाते हैं और 10:30 बजे देख सकते हैं तस्वीरों में जो डॉक्टर हैं वो समय पर पहुंच गए हैं और लगातार जो है मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समय पर डॉक्टर आ गए। कई शहरों में देखा अपने राजधानी भोपाल के जो जिला अस्पताल है सरकारी, तो उधर जो डॉक्टर मौके पर जो है समय पर नहीं पहुंचते, लेकिन यहाँ समय पर पहुंच गया जब रियलिटी चेक किया तो। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर लोग समय पे आए और हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी बन गया है कि डॉक्टर लोग सब समय पे आते हैं और समय से जाते हैं। और पूरे जितने भी मरीज, कई बार जैसे आज मंडे है तो ज़्यादा मरीज रहते हैं तो पूरे मरीज देख के ही जाते हैं और शाम को भी आते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं है, स्पेशली भोपाल में। आपको ज़्यादातर समस्या देखने को मिलती है, डॉक्टर की कमी दिखती है जब रात को ही? नहीं, रात में 2 डॉक्टर हमारे यहाँ 24 घंटे रहते हैं, जो रात का टाइम है 8 से 8, क्योंकि हमारे यहाँ तो MLC केसेज आते हैं, एक्सीडेंट आते हैं, तो हमारे यहाँ तो संभव ही नहीं है कि कोई डॉक्टर छुट्टी पर रहे या एब्सेंट रहे, क्योंकि बहुत काम रहता है, कंटिन्यूस काम रहता है, तो संभव ही नहीं है हमारे यहाँ। आप 8 से 8 कभी भी आप चेक कर सकते हैं, हमेशा मिलेंगे। देखते हैं जेपी अस्पताल में बिल्कुल जो है 24 घंटे जो है डॉक्टर तैनात देखते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो डॉक्टर हैं अपने दफ्तर में बैठे हैं और लगातार मरीजों का जो है इलाज कर रहे हैं। जिस तरह से जो राजधानी भोपाल के अस्पताल में अलग अलग जो तस्वीर निकल के सामने आई थी, डॉक्टर जो है समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, जहां मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है, लेकिन जेपी अस्पताल में जो है समय पर जो डॉक्टर अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं और डॉक्टर जो है लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज़ भोपाल। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।